तुम्हारा जो भी बोर्ड का है ना, अभी 100% आप बोर्ड पे ही फोकस कीजिए ना, पूरी तरह से अपने पढ़ाई को बच्चा बोर्ड पे ही फोकस कर लीजिए। प्री बोर्ड है ना अभी, ठीक है, 100%। और प्री बोर्ड में जो भी होगा हेल्प हमारे साइड से तो होगा ना। तो हम लोगों ने कोशिश किया बच्चा बोर्ड का ही पढ़ो। जहां पर भी कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी एनीथिंग, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी, जूलॉजी, कहीं भी डाउट आ रहा है ना, ग्रुप में बच्चों क्वेश्चन को डाल दो, या फोटो लो, क्वेश्चन का पिक्स ले लो, व्हाट्सएप पे बच्चों ग्रुप में डाल दो, या पर्सनली सर का नंबर भी तुम लोगों के पास सेव भी होगा, तो बच्चों उस पे आप डाल दो। सभी के लिए, कोई भी हो, फिजिक्स में कोई पर डाउट है तो आप उसका फोटो खींच लिए, या एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत है, न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं ना, आप बच्चों फोटो लेकर के तुरंत ग्रुप में ही डाल दो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जूलॉजी, यानी बायो, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं लेना है कब डालना है। एनी डे, 24/7 कभी भी डाल सकते हो। जब भी बच्चा टीचर को फ्री टाइम मिलेगा, ऑडियो मैसेज दे देगा बच्चे, ऑडियो में बता दिया जाएगा कि देखो क्या है ना। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तुम पढ़ रहे हो इकोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, फटाफट उसका क्वेश्चन का लिखिया, पिक लिया, या एनसीईआरटी का फोटो लिया और बोल दिया, सर ये वाला लाइन समझा दो, हो जाएगा। ठीक है ना, पूरी तरह से बोर्ड की तैयारी में आप लग जाओ। तो हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल कुछ सेशन भी ऑर्गेनाइज किए हैं। फिजिक्स का जब तुम्हारा टेस्ट होगा ना, उससे 2 दिन पहले हम लोग एक डाउट सेशन भी रखा है, लाइव डाउट सेशन। ऐसे तो डाउट कभी भी पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो टीचर आपको अवेलेबल रहेंगे, मैम अभी बता देगी, 1 घंटे के लिए। उसमें कोई भी बच्चा कभी भी आए डाउट पूछ सकता है, और 1 घंटे के लिए आपको रुकना नहीं। आपको 4-5 क्वेश्चन डाउट में थे, डाउट क्लियर किया, जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 2 शायद फिजिक्स के हैं, आई थिंक मैम ने आपको शेयर किया होगा, और इसी तरह से बच्चा 2 केमिस्ट्री में, 2 सेशन केमिस्ट्री में है। चलो, हाँ, बहुत सारे बच्चे का इंक्वायरी था, सर इकोलॉजी में बहुत दिक्कत हो रहा है। आई थिंक ये करेक्ट है क्या? इकोलॉजी में बहुत ज्यादा सभी बच्चों को इश्यू हो रहा है, यस दिक्कत हो रही सर, है। डाटा कैसे याद रखना है वो हाँ, समझा डेटा रहे हैं। याद, वो पाई चार्ट वगैरह उतना याद नहीं करना है। जो एनसीईआरटी में है ना, बहुत सारे डाटा को हम छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग इकोलॉजी का बच्चा, इसलिए हमने 3 या 4 सेशन लेंगे। तो जो भी आपको डाउट होगा ना, करवा देंगे, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होंगे बता दिया जाएगा। तो इकोलॉजी का शायद बायोडायवर्सिटी में बहुत सारे डेटा वेटा है, वो शायद बच्चों को इश्यू है, वो हम लोग करेंगे। मैं हूं, अमित सर है, सब कोई करेंगे। तो स्पेशल हमने बॉटनी और जूलॉजी का 2-2 सेशन 3 दिन रखा है। संडे पूरा फ्री है, ठीक है। और आप कभी भी एनसीईआरटी में कोई वर्ड में कंफ्यूजन है, फोटो लेकर के डायरेक्टली भेज दो। हमें भी मालूम है ना, बोर्ड में जो आता है बच्चा 100% एनसीईआरटी आती है, और आपको एनसीईआरटी के लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, वो पाई चार्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप उसका फोटो ले भेज दो, हम लोग कोशिश करें उसको सिंपल फॉर्म में आपको बता दें। तो यही करना है, ठीक है ना। तो मैम है क्या आप? 1 मिनट में। यस सर, यस हाँ, सर, आई वाज अच्छा मैम लिसनिंग। आप, हाँ आप मैम बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ एकदम आ रही। ओके, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया बहुत मैम। अच्छे। ग्रेट ग्रेट, अच्छा लग रहा है। काफी दिनों के 25-26 स्टूडेंट्स हैं। आई मीन अगर मुझे और सर को हटा दे तो 24 हैं, राइट? तो हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो सब? खाना वाना खा रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ग्रेट, बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू बी सिक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। बच्चे जो सबसे ज्यादा लापरवाही करते हैं वो अपना खाना स्किप करते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं। सेल्फ स्टडी करो, बट बीच बीच में ब्रेक लो। पानी, मतलब क्योंकि सर बायोलॉजी के टीचर हैं तो सर कैन ऑल्सो टेल यू दैट कि पानी रेगुलर पियो, कम से कम 6 to 7 ग्लास पर डे, और हेल्दी फूड लो। तो क्योंकि बेटा प्री बोर्ड्स तो है, बट अपना पूरा एनर्जी सिर्फ प्री बोर्ड्स में लगाना मतलब सही नहीं होगा, बिकॉज इसके बाद बोर्ड्स भी है, तो एनर्जी थोड़ा कंज्यूम करो। मतलब बैलेंस्ड स्टडी होना चाहिए। ये नहीं कि प्री बोर्ड्स दे दिए फिर बीमार पड़ गए, ठीक है, फिर याद आया कि अरे बोर्ड से फिर से लग गए, फिर याद आया कि अच्छा एक महीने गैप दिए, फिर याद आया अच्छा नीट है। सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली, बिकॉज अभी प्री बोर्ड्स दो, उसके बाद बोर्ड्स दो, एंड देन अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम, राइट? तो यस मैम। अभी कुछ बच्चों को
हाँ, कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम क्योंकि स्कूल भी है, प्री बोर्ड्स भी है और यहाँ पे अवंती की तरफ से नीट का क्लासेस चलाया जा रहा है, टेस्ट भी है, तो क्या करें। तो इसके लिए जैसा सर ने बोला, आज हमने एक मीटिंग करी थी, सारे टीचर्स थे उसमें, मैं थी, जुनैद सर थे। तो उसमें हमने आप लोगों के लिए ये सोचा है कि हम एक स्टाफ रूम सेशन रखेंगे, कि जैसे आपको व्हाट्सएप पे एक ना आपको एक फोटो मिला होगा, आप एक बार 1 मिनट लेके उस फोटो को देख लो। सबको मिला है ना नीट ग्रुप पे? Yes, ma'am. ग्रेट ग्रेट। तो आप बस ना 1 मिनट का टाइम लो और उसको देख लो। 2 सेशन होंगे फिजिक्स के, 3 सेशन होंगे बॉटनी और जूलॉजी के, और 2 होंगे शायद केमिस्ट्री के। अगर जरूरत पड़ता है तो तुम एक सेशन और उसमें ऐड कर सकते हो। और डाउट में मैंने पहले ही बोला 24/7, उसमें ये नहीं है, तुम कभी भी तुम्हें डाउट आ रहा है, तुम ग्रुप ऑलवेज ओपन है, ग्रुप में तुम डाल सकते हो, क्वेश्चन हो क्वेश्चन डाल दो, एनसीईआरटी का कोई लाइन हो, पिक्चर समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम में कोई भी चीज है, कोई भी इशू है, या डायरेक्टली ऑडियो में अपनी बातें रिकॉर्ड करके भेज दो कर सर ये वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जितना हो सकेगा हम लोग करें, मैक्सिमम हम लोग करें। अच्छा, बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, देखो अभी ये हम लोग एक मेंटली टेंशन रहता है एग्जाम से पहले, कोई टेंशन नहीं, ये सभी को होता है। जैसे तुम एग्जाम पेपर में जाओगे सब अच्छा होगा ना, ये सभी को लगता है कि हम तो भूल गए। अभी सबको लग रहा होगा सर हमने जो भी 1 साल पढ़ा है हम सब भूल गए, हमें तो कुछ भी याद नहीं, ब्लैंक है, जीरो है। ऐसा नहीं, ऐसा सबको लगता है। जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं ना, अब सचिन तेंदुलकर, वो बोलते हैं कि जब भी हम वर्ल्ड कप फाइनल खेलने जाते थे तो मुझे अंदर से थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन पहले ही बॉल खेला उसके बाद में कॉन्फिडेंस आ जाता ना। तो बस ऐसे ही करना है कि आप जाओ, जैसे ही आप पेपर मिलेगा लिखना स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंस पूरा आ जाएगा। अभी लगेगा आपको कि सारा भूल गए हैं, क्या होगा नहीं होगा, सोचो मत उसके बारे में, अभी इनफ टाइम है, बस रिवाइज करते जाओ। और टर्म 2 ही के तो है ना, कोई बड़ा सिलेबस तो नहीं है तुम्हारे पास, केवल टर्म 2 के हैं। और जैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं, सैंपल पेपर आप लोग बना, उन्होंने सैंपल पेपर भी शायद 2 दिए हैं या 1 दिया है, वो आप लोग सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर में जो हाँ, जो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में जो टर्म 2 से क्वेश्चन दिए वो सारे सॉल्व कर लो। आप लोगों के पास में होगा बुक्स वगैरह होंगे ना कोई बोर्ड लेवल के, तो उनमें से वही क्वेश्चन को बनाओ जो कि टर्म 2 के, टर्म 2 तो 1 तो तुम्हारे काम का नहीं है, तो टर्म 2 के केवल क्वेश्चंस को देखते जाओ चैप्टर वाइज, वो करते जाओ, इनफ है। फिजिक्स का एग्जाम कब है ये पहले बताओ, कितने दिन अभी बाकी है? सर 10 तारीख को है। 10th को है कि 11th है? यस, 10th। 10th। हाँ, तो तुम्हारे पास सर कल, मैं थोड़ा इनसे बात कर लूं, फिर हाँ आप हाँ कंटिन्यू कर लें। हाँ यस थैंक यू। तो आप सभी ने देख लिया होगा आई गेस, तो 8 मार्च से हमने वैसा शेड्यूल रखा है कि आपका 8 और 9 मार्च को आपका क्या है, फिजिक्स है। उसके बाद 13 और 14 मार्च को बॉटनी एंड जूलॉजी है, एंड देन 15 को भी बॉटनी एंड जूलॉजी है, एंड 22nd 23rd को आपका केमिस्ट्री है। तो जिस दिन बॉटनी और जूलॉजी है उस दिन आप 7 to 9 ऑक्यूपाइड हो, बट फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं हो, है ना। आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि अरे मैम सेल्फ टाइम में भी आप लोग 1 घंटा ले ले रहे हो, तो वैसा नहीं। ये स्टाफ रूम सेशन इसलिए है कि आप कभी स्टाफ रूम में देखा है टीचर्स बैठे रहते हैं, आप जाते हो अपना डाउट पूछते हो और आप वापस आ जाते हो, टीचर्स आपको बिठा नहीं लेते कि नहीं बैठो 1 घंटे। तो ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, टीचर्स अवेलेबल रहेंगे, आप आना। कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग बोर्ड्स, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, झिझक नहीं होना चाहिए, यू जस्ट गो एंड आस्क कि सर प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप हेल्प कर दो। और जैसा कि सर ने भी बताया कि आप व्हाट्सएप पे भी एनी टाइम एक्टिव रहो, इन द सेंस कि जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी डाउट है, आप एक सिंपल सा ऑडियो रिकॉर्ड करो और भेज दो, एक फोटो क्लिक करो और भेज दो, ठीक है। टीचर्स आपके व्हाट्सएप पे एनी टाइम एक्टिव रहते हैं, आई मीन थैंक टू देम, है ना, कि वो, और उन्होंने खुद से ही बोला है सारे टीचर्स ने कि हम बच्चों के साथ रहेंगे, भले बच्चे कब भी पूछें। तो जब आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतने सपोर्टिव टीचर्स मिल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक, आई विश कि अगर मेरे टाइम पे ऐसा होता तो मैं तो कहीं और रहती शायद।
है ना। तो बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, नीट का प्रिपरेशन है, कभी लो नहीं होना। अगर लो हो रहे हो, कभी कुछ भी हो रहे हो, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। एनी टाइम मीन्स एनी टाइम, ठीक है। बस कभी अपने अंदर वो एंजाइटी मत आने देना, क्योंकि प्री बोर्ड्स इज नॉट एवरीथिंग। प्री बोर्ड्स है, उसके बाद आपको जो टफेस्ट बैटल है ना, टफेस्ट इन द सेंस लोगों की नजर में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके लिए टफेस्ट नहीं है। इट्स जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको नीट क्रैक करना है, अल्टीमेट गोल आपका होना चाहिए। और इसमें से आई नो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उस रेस में काफी आगे हैं, जिनको थोड़ा सा अगर सपोर्ट और थोड़ा मोटिवेशन मिले तो वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आ जाएंगे वो। और ये हम कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट कि हमारी कोशिश है कि आपका बोर्ड्स में भी अच्छा रिजल्ट आए और आपका टाइम किल ना हो। संडे को टेस्ट हम नहीं रखेंगे, रेगुलर क्लासेस नहीं रहेगी जब तक आपका प्री बोर्ड्स है। आपका ये जो डाउट सॉल्विंग सेशन है, आप आओ, टीचर्स से पूछो एंड यू कैन गो। ये भी फॉर्मेलिटी नहीं कि सर हम जाएं क्या, आप आओ, डाउट पूछो, सॉल्व हो गया, यू कैन गो, जस्ट लीव, ठीक है। तो अभी अभी मैं स्टॉप होती हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो यस, कोई नहीं। आप पूछ लो, ये बेटर है। मेन वही करो कि तुम लोग जो भी फिजिक्स है या केमिस्ट्री है ना, उनके कॉपी पे नोट कर लो, जो भी इम्पोर्टेंट जो डिफिकल्ट वाला बात है ना उसको नोट कर लो कि सर ये चीज हमें डिस्कस करना है, तो वो में ज्यादा बेटर है। बायोटेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, मतलब काफी प्रॉब्लम है 12th की बायोटेक्नोलॉजी अच्छा में। ठीक है, तो बायोटेक में कहाँ पर, बायोटेक के तो 2 चैप्टर है, अगर रियल में पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ तो ऐसे देखो, मैंने तुम्हारे लिए आज बायोटेक का पूरा खोल के रखा है, देखो बायोटेक का है। हाँ मुझे मालूम है, पेज नंबर 199 और 200 यही सबसे बड़ा दिक्कत है। हाँ जो तुम्हारा क्लोनिंग वेक्टर पीवीआर 322 वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, यही बस सर बच्चे ये को नहीं थोड़ा सा, आता। यस सर, यही वाला। बस यही है तो ये इंसर्शनल एक्टिवेशन और क्रोमोजेनिक बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला जो है, तो कोई टेंशन नहीं ना। तो मुझे मालूम है ना, टीचर के पास में सब देखो, हम लोग के पास एक्सपीरियंस है कि हम लोगों ने 8-10 साल पढ़ाया, तो हमें मालूम है ना कौन सा वर्ड में तुम लोगों को दिक्कत होगा, इसलिए तो हम लोग बैठे। हाँ सभी को दिक्कत होती है इस वाले में, तो यही चीज को हमको केवल करना है ना अच्छे से। बाकी तुम आरएनए इंटरफेरेंस में थोड़ा दिक्कत होता होगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, सर एलाइजा वाले मुझे में, प्रोब में। बायोडाइवर्सिटी में बहुत प्रॉब्लम हाँ आ अच्छा रही है, ठीक है, मतलब उसको चैप्टर ही याद नहीं कर, समझ आ रहा, मतलब अच्छा उसमें ठीक, क्या करना है। अच्छा ठीक है वो करा देंगे, इसलिए हमने अलग से सेशन लेने की कोशिश की उसका पूरा। तो उसका कोई टेंशन नहीं, एक कॉपी में टर्म 2 के जितने चैप्टर्स हैं और वहां जहां वहां डिफिकल्ट पॉइंट है, टॉपिक्स है, उसको पहले नोट करो। इस चैप्टर में कहां पर डिफिकल्ट पॉइंट है, क्या चीज डिस्कशन करने की जरूरत है, हर चैप्टर वाइज करो और उस चीज पे फोकस करना है। तो 3 दिन जो मिलेगा ना, मेनली उस चीज को फोकस करके जाना है। जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला सर ये क्लोनिंग वाला नहीं समझ में आया ना, किसी बच्चे को हो सकता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दिक्कत है, किसी को आरएनए इंटरफेरेंस वाले में दिक्कत है, किसी बीटी कॉटन वाले में दिक्कत है, किसी को जीन थेरेपी में दिक्कत है, सबका। इसलिए तुम बोलोगे तब तो मैं वैसा ही तुम्हें एडवाइस करूंगा। किसी ने बोला डाइवर्सिटी वाले में इतने सारे हैं, डाटा याद करना है या नहीं करना है, तो हम लोग देखेंगे ना। बोर्ड में देखोगे बेटे डाटा बेस इतने क्वेश्चन नहीं आते, डाटा में बस सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डाइवर्सिटी का लॉस होने का मेन रीजन क्या है, डाइवर्सिटी से हमें फायदा क्या है, और डाइवर्सिटी को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, नेशनल पार्क कितने हैं और क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन में डिफरेंस क्या है। सोचिए हमारे आसपास में जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, क्या हमारे लिए जरूरी है, अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म होना, ये तो डाइवर्सिटी है। तो क्या हमारे फायदेमंद के लिए, सांप से तो हमें कोई फायदा नहीं, चूहे से कोई फायदा नहीं, तो क्यों हम जिंदा रखें ना। तो क्यों हमें डाइवर्सिटी चाहिए उन, और लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो हमें कोई नुकसान हो सकता है, उसे बचाने के लिए क्या करना है। हालांकि एनसीईआरटी ने कुछ कुछ डिफिकल्ट डाटा दिया है, हाँ एक लॉग वाला है, ग्राफ वाला है, जो बच्चों को बड़ा परेशान करता है, एलेक्जेंडर हेम्बोल्ट वाला, कि फॉरेस्ट में गए जेड का क्या आएगा, वो एक डिफिकल्ट लगता है, वो मुझे मालूम है, यही चीज तो सीखना है। तो तुम इसी तरह से पॉइंट नोट करो, कॉपी में नोट करो कि कौन कौन से पॉइंट में तुम्हें दिक्कत हो रही, सबका अलग अलग हो सकता है ना। तो एक बार मैं चेक कर लूंगा, तो जो भी सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट में आराम से उसे डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। और बोलो, और कहां कहां दिक्कत है, बोलो फटाफट सभी बोलो।
सकते हो अभी, बिकॉज फिर मैं दोबारा नहीं रहूंगी और सर के पास भी शायद इसके बाद उतना टाइम नहीं रहेगा कि सर अभी इतने फ्री होकर पूछ रहे कि क्वेरीज बताओ, है ना? हाँ, तो यू कैन आस्क अभी। एक तो मुझे भी पता चल जाए ना कि कितना तुम लोगों को करना है, कहाँ कहाँ पर से करना वो है। लोग स्कूल में भी सर बात एक नहीं करते। चैप्टर 10 में माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स है ना, वो वाला टॉपिक समझना है। अच्छा ठीक है, वो वाला करना है, अच्छा, ठीक है, अभी लास्ट वाले इसको तो। जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट, टॉपिक तो सर से पूछ लेना, मेरे से अभी कुछ नहीं पूछना, मैं जाऊं? मैम तो हाँ व्हाट्सएप पे थैंक है ही। यू। ठीक मैम है, चलो। व्हाट्सएप पे मैम इतना केयर करती हैं, आप लोग भी। मैम अभी स्कूल विजिट कर रही है सभी का, रोजाना आपसे बातें कर रही है, तो मैम से शेयर करो, सबसे बड़ा चीज है ना। हमें लग रहा है कि यूनिडायरेक्शनल चल रहा है, हम कराते जा रहे हैं, पता नहीं आप कितना कर पा रहे हो। तो जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें और कैसा करना है ना। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो हो सकता है कई सारे बातें हमसे नहीं कर सकते, मैम से को बोल सकते हो, बहुत सारी बातें मैम को नहीं बोल सकते, हम भी बोल सकते हो। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा। तुम डॉक्टर बनोगे, पेशेंट क्या बोल रहा है, तुम पेशेंट को क्या बोल रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे। चलिए, हाँ, किसी बच्चे ने बोला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में दिक्कत है, लेकिन कौन सा टॉपिक? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो बड़ा सा है। तो हो सकता है आपको कहीं पास रेगुलेटर कन्फॉर्मर वाला ग्राफ में दिक्कत है, या लास्ट में कंपटीशन में माइनस माइनस क्यों आता है सर? कंपटीशन में तो एक पहलवान जीत जाएगा, एक हार जाएगा, तो प्लस माइनस होना चाहिए था। कंपटीशन में हम तो गोल्ड मेडल आ गया, वो तो हार गया, तो प्लस माइनस होना चाहिए था। एनसीईआरटी ने माइनस माइनस क्यों दिया? तो ये हो सकता है। हाँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड द लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला ठीक है, ये करेंगे। और बोलो। तो हाँ, वो ये वाला गैप द सभी को होता साइज है। एंड ये पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाला अच्छे से करना है सभी को, एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक वाला वो अच्छे से करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ग्राफ वगैरह बनाया है, उसको अच्छे से करना है आपको। हाँ, रिवेट पोपेट हाइपोथेसिस, देखो मैं सिंपल से भाषा में समझा, क्योंकि आज का सेशन ऐसे ही रखेंगे, टू वे कम्युनिकेशन करते। देखो, रिवेट पोपेट हाइपोथेसिस क्या है समझो पहले। एक हवाई जहाज में तुम कभी बैठोगे, एरोप्लेन में, ठीक है, तो उसके अंदर में क्या होता है? नट बोल्ट होता है, स्क्रू, नट बोल्ट। जैसे हम सिंपल किसी भी चीज को लगाने में नट बोल्ट यूज करते हैं ना, तो इसी को कह दिया पोपेट, हाँ, नट बोल्ट को। तो उस हवाई जहाज में कितने सारे नट बोल्ट होंगे? जो तुम्हारा सीट होगा वहां पे नट बोल्ट लगे होंगे ना, जो विंग्स होंगे उनमें भी नट बोल्ट लगे होंगे, मिरर होगा उनमें भी नट बोल्ट लगे होंगे ना, एक पार्ट में लगा हुआ होगा। तो सब जो नट बोल्ट है ना, वो मान लो एक स्पीसीज, और पूरा हवाई जहाज में एक आध हजार, क्या 5-10 हजार नट बोल्ट होंगे। तो हर नट बोल्ट को एक स्पीसीज मान लो, और पूरे हवाई जहाज को इकोसिस्टम मान लो। चलिए, आ गई बात समझ में। अब आप गए, जहाज में बैठा, पहले दिन जा रहे हो दिल्ली से मुंबई, तुम्हें लगा कि भाई नट बोल्ट खोल लेते हैं, आप स्क्रू ड्राइवर लगाए, नट बोल्ट खोल लिया। भाई कहां से खोला? तो सामने में जो स्क्रीन लगा हुआ था, हाँ, जो सामने में स्क्रीन लगा होता है सीट के सामने में, उससे खोल लिया, निकाल लिया, घर लेते आए। चलिए भाई, क्या जहाज को, हवाई जहाज को कोई डेंजर हो गया क्या? नहीं सर, कोई सेफ्टी में कोई इशू हुआ नहीं हुआ। दूसरे दिन गए, सीट से नट बोल्ट निकाल लिया, कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। तीसरे दिन गए, कहीं से मिरर से तुमने निकाल लिया, कोई इशू नहीं हुआ। ऊपर में जो बैग वैग रखने के लिए, पैक करने के लिए जगह होता है ना, वहां से तुमने नट बोल्ट निकाल लिया, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन सोचो, अगर तुमने कहां से निकाल लिया? विंग से निकाल लिया, उसी में इंजन होता है, इंजन वाले पार्ट से तुमने नट बोल्ट निकाल लिया, तो डेंजर हो जाएगा और फ्लाइट खराब हो सकता है, यानी गिर जाएगा बीच में, एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो इसीलिए कहता है कि एक जो इकोसिस्टम है उसमें हजारों तरह की स्पीसीज है, उनमें से कुछ स्पीसीज इतने इंपॉर्टेंट है कि एक दो को अगर हटा दिया ना, तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने बोला कि हवाई जहाज के अंदर ढेर सारे नट बोल्ट है, पोपेट, रिवेट पोपेट हाइपोथेसिस जो भी है ना, तो उसके अंदर में नट बोल्ट खोलो तो कुछ स्पीसीज है, लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज को तुमने हटा दिया, हाँ, कुछ भी हटा दिया, तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझा, अगर तुमने जो जंगल है वहां से तुमने टाइगर को हटा दिया, लायन को हटा दिया, तो डियर को कौन खाएगा? तो डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, सारे ग्रास खत्म हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। हनी बी को हटा दिया, हनी बी पॉलिनेशन कराता है,
कितना जरूरी है। और हनी भी अगर नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, समझो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि आप ढेर सारी स्पीसीज से बना है, उनमें से कुछ स्पीसीज बड़ा इंपॉर्टेंट है चलाने के लिए, उसको हटा देंगे तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जैसे एक फ्लाइट, एक हवाई जहाज क्रैश कर सकता है अगर उसे नट बोल्ट को हटाने लगोगे तो, यही है ना। अब इसी को हाई फाई लैंग्वेज में एनसीईआरटी ने लिख दिया है, ठीक है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए तो बोलता हूँ फोटो लो भेजो। हम लोग क्यों बैठे, जो एनसीईआरटी में इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है उसे सिंपल भाषा में समझाने के लिए। अब क्या डिफिकल्ट लग रहा है वो, अब पढ़ना वही है, रिवेट पॉपेट हो गया भाई, पॉप करना भी निकालते जाना, रिवेट को पॉप आउट करना जाना, बाहर बाहर निकालते जाना, हो गया भाई। चलो और बोलो कौन कौन सा डिफिकल्ट पॉइंट है। सर ये ल्यूकीमियास कौन सी डिजीज होती है? ल्यूकेमिया, हाँ। ये ल्यूकेमिया तो भाई ब्लड कैंसर है। देखो कैंसर का मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ, किसी भी चीज का, किसी भी सेल का एक्सेस अमाउंट में। जैसे लीवर है, लीवर में मान लो 100 सेल बनने थे, 100 सेल बन गए, अगर यहाँ 100 से ज्यादा सेल बन गए, सेल लगातार डिवाइड करते जा रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ हो गया, किसी भी जगह पे एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हो जाना, इसी को हम ट्यूमर कहते हैं, कैंसर कहते हैं। लेकिन अगर वही जगह पे जहां पर एक्सेसिव ग्रोथ हुआ, यहाँ पर मेरा एक्सेसिव थोड़ा ग्रोथ हो गया, ठीक है भाई, आएगा डॉक्टर काट करके हटा देगा या रेडिएशन से उस सेल को मार देगा, तो इसे कोई दिक्कत नहीं, इसी को क्या कहता है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। लेकिन वहां से वो कैंसर वाले सेल निकल करके पूरे बॉडी में फैलने लगे, इस फैलने के प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। ब्लड के कांटेक्ट में आ गया वो सेल, अब वो दूसरे जगह जाएगा, वहां जाके डिवाइड करेगा, वहां नुकसान पहुंचाएगा। तो जब वो मेटास्टेसिस में आ गया, यानी कि माइग्रेशन वाले फेज में आ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसी मैलिग्नेंट ट्यूमर को रियल में कैंसर कहते हैं, लेकिन सिंपल भाषा में हम लोग कैंसर वर्ड सबके लिए यूज करते थे। लेकिन कैंसर उस कंडीशन को कहते हैं जब पूरी तरह से ट्यूमर फैल चुका होता है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर, खत्म। हाँ, एनीमिया में हीमोग्लोबिन नहीं बनता, एनीमिया इज डिफरेंट, एनीमिया में हीमोग्लोबिन नहीं बनता, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ब्लड कैंसर में तो अच्छा चीज है, ब्लड ज्यादा बन रहा है, नहीं, जो नया सेल बन रहा है वो कोई काम नहीं करता। मतलब तुम्हारे कोई ऐसा फैमिली है तो उसके अंदर में 5 बच्चे थे लेकिन उसने 20 बच्चे पैदा कर दिए, तो सर फायदा हो गया ना, अब 20 बच्चे हैं, ज्यादा कमाई करेंगे बच्चे लोग, नहीं, वो काम नहीं करते बेचारे, वो अनएम्प्लॉयड है, कोई काम नहीं, तो उल्टा तुम्हें खिलाना पड़ रहा है, तो तुम्हारा तो नुकसान हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि कैंसर में सेल का नंबर बढ़ गया तो फायदा होगा और अच्छा सी काम करेगा हमारा बॉडी, नहीं, वो जो नया सेल बनेगा वो कोई काम लायक नहीं रहेगा, कोई फंक्शन नहीं करेगा, तो उल्टा खाना खाते जाएगा सेल का, न्यूट्रिशन लेते जाएगा, काम तो कुछ करेगा। चलो और बोलो कहाँ कहाँ पर। सर सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? अच्छा, सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो हाँ ये वाला, एक मिनट है, मुझे ये बताओ पहले किस किस बच्चे को ये 199 वाले में प्रॉब्लम है, मैं ये रियल में सर पूछ रहा हूँ। मुझको संध्या। और यहाँ से एक क्लोनिंग वेक्टर जो पेज नंबर 198 पे कॉन्सेप्ट है, पेज नंबर 199 पे कॉन्सेप्ट है, और पेज नंबर 200 पे कॉन्सेप्ट है, बोलो फटाफट। सर ये डाउट है इस चैप्टर में, यही हाँ पेज ये नहीं समझ मेरे आता। में से इस चैप्टर में यही एक डाउट है ना, ठीक है। किसे किसे फटाफट लिखो, मनीषा ने लिखा है, और बच्चे बताओ किसे किसे ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। दीपा का आ रहा है, गुरप्रीत का आ रहा है, शरीता का आ रहा है, ठीक है। श्वेता हम चलेंगे इकोलॉजी में आएंगे, अभी हम लोग इस पे बात कर ले, इस वाले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं समझाने का तो 1 घंटे में समझा दूं, लेकिन बेटर है मैंने अच्छा से लेक्चर बनाया है इसके ऊपर, हाँ बढ़िया सा बनाया है, पिछले सेशन में मैंने अवंती के लिए बनाया था, तो वो मैं दे दूंगा, आराम से बच्चे आराम से देखना, सिंपल भाषा में समझा दिया, क्या है ORSI, क्या है सिलेक्टेबल मार्कर, बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन शायद अभी हम लोग ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, तो हम लोग ये वाला अच्छे से करा दूंगा, इसका लिंक मैं दूंगा, बस एक ही लेक्चर देखना। इस चैप्टर बहुत इजी है, बस एक ही जगह परेशानी है, वो परेशानी यहाँ, तो बेटर है बच्चे इसी पे करेंगे, मैं लिंक आज ही आपको सेंड कर दूंगा। चलो और बोलो इस चैप्टर में और कोई दिक्कत। सर वैसे चलो इस बोर्ड तरह एग्जाम में जो ये मतलब इसके प्रिंसिपल ज्यादा आते हैं या इसकी एप्लीकेशन ज्यादा आती है देखो, बायोटेक्नोलॉजी? एप्लीकेशन वाला चैप्टर तो बड़ा इजी है ना, एप्लीकेशन वाले में तो बड़ा इजी है ना, बीटी कॉटन कैसे बनाएंगे, तो फिर उसके बाद में आपका है गोल्डन राइस वाला कुछ कॉन्सेप्ट है, जीन थेरेपी वाला
ना, आरएनए इंटरफेरेंस वाला। आरएनए इंटरफेरेंस में तुम लोग थोड़े से दिक्कत होता होगा, थोड़ी सी परेशानी होती होगी, तो मैंने उसका एक रिवीजन लेक्चर बनाया है, पूरे चैप्टर का एक रिवीजन लेक्चर मैंने बनाया है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो मेनली जो उस वाले टॉपिक्स आएंगे वो इजी आएंगे, उससे 100% आएगा। जीन थेरेपी कैसे करते हैं, बीटी गॉर्डन कैसे बनाया, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, आरएनए इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट ये आएगा। फिर वहां पर से और कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोब क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, डिटेल नहीं आएगा, डिटेल नहीं आएगा बच्चों, वो डिफिकल्ट पार्ट है, वो हमें केवल छोटे छोटे पॉइंट्स केवल पढ़ने, बस ये करना। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अच्छा बायोरिएक्टर के टाइप, हाँ ठीक है, ये बच्चों ने बोला है सर बायोरिएक्टर के टाइप, हाँ कि ये दोनों बायोरिएक्टर कैसे काम करते हैं, स्टायरिंग वाला कैसे करते हैं, चलो इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो मुझे पता तो पहले चले कि तुम लोगों को इश्यू कहाँ कहाँ पास है, तो हम लोग उसी हिसाब से उसको डिस्कस करें। हाँ और बोलो, इस चैप्टर में और किसी को कहीं पास, सर एक बार मुझे पता चले। ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में जो वो ग्राफ है ना, उसमें दिक्कत है कि लॉजिस्टिक, कैसे आएंगे क्वेश्चंस, ये सब। एक मिनट, वो जो ग्राफ जो है ना, वो बताने की कोशिश ये करता है कि देखो सिंपल सा, अगर मैं ये बॉटल दिख रहा है, बॉटल में बच्चा खाने पीने की अच्छी खासी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, और इसमें मैं एक बैक्टीरिया को ले जाके छोड़, एक बैक्टीरिया को ले जाके छोड़ इस बॉटल के अंदर में, बैक्टीरिया छोटा सा है, वो क्या करेगा, वो बच्चा 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, 2 से 4 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएंगे, सिंपल ना। कैसे बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ग्राफ एनसीईआरटी ने कैसे बनाया, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने बैक्टीरिया को डाला कहाँ, अपने बॉटल में, एक तरफ टाइम है बच्चा, एक तरफ नंबर है, तो जैसे मैंने डाला तो पहले बैक्टीरिया जाके यहाँ के कंडीशन में थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा अडेप्ट हो, उसके बाद में इसका एक्सेसिव ग्रोथ होने लगेगा, देखो एक्सेसिव ग्रोथ हो गया। लेकिन एक ना एक टाइम आएगा जब न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म होगी, मान लो इसके अंदर में जितने ऑक्सीजन थे खत्म हो, या जगह खत्म हो गए, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, तो अचानक से धड़ाम सा नीचे गिर जाएगा, पॉपुलेशन जो है धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो इसी को उन्होंने कहा एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ होगा, ठीक है। तो यही दे रखा है, लेकिन ये कहाँ होते हैं सर, कोई एग्जाम्पल है इसका, तो इसका एक दो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए बच्चा। सीजनल इंसेक्ट्स वगैरह को तुमने देखा होगा, बरसात के टाइम में अचानक से बढ़ते हैं फिर गायब हो जाते हैं, बरसात के टाइम में तुम देखते हो इंसेक्ट्स वगैरह बच्चा बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे दीपावली उपावली का टाइम आता है, दिए हुए जलाते हो, ठंड आने स्टार्ट होता है, आराम से ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, अचानक से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब सीजन उनको फेवर नहीं कर रहा है, खत्म ना। कुछ इसी तरह से कुछ फंगस वगैरह है, बैक्टीरिया है, अचानक से ग्रो किया, ठीक है। तो अब ये, लेकिन रियल जो ग्राफ है वो ये, रियल जो ग्राफ है वो लॉजिस्टिक वाला है, ये वाला ग्राफ है जो एनसीईआरटी ने बनाया, कि हम एक चूहे को, बच्चा मान लो एक चूहे को मैं ले जाके एक जंगल में छोड़ दूं, हाँ, और जंगल में मैक्सिमम चूहा 1000 रह सकता है, कितने रह सकते हैं, 1000। तो इस 1000 को मैं कहूंगा कैरिंग कैपेसिटी, यही है के मतलब कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम कितने चूहे रह सकते हैं तुम्हारे क्लासरूम में, जहां तुम स्कूल में क्लासरूम में जाते हो, मैक्सिमम कितने बच्चे बैठते हैं, 60, 70, 80, 90, 100, इतने ही बैठते होंगे ना, वो बच्चे कैरिंग कैपेसिटी, यानी मैक्सिमम कितने बच्चे रह सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने चूहे उस फॉरेस्ट में जंगल में रह सकते हैं, ये बच्चा कैरिंग कैपेसिटी। आगे बात, तो मैक्सिमम कितने ला सकते हो नीट में मार्क्स, 720, यही कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो अब यहां पर फिक्स्ड है, के का वैल्यू कितना है, 100, चलिए ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहां पास चूहे को ले जाके जंगल में छोड़ दिया, तो चूहा क्या करेगा, सबसे पहले वहां की कंडीशन में अडेप्ट करेगा, अपने आप को अडेप्ट किया, अभी वो ग्रोथ कर रहा है, अभी नंबर बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है नंबर, लेकिन स्लो रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि उस कंडीशन में वो पहले अडेप्ट करना चाहता है। तो ये पार्ट ए हो गया, जिसे एनसीईआरटी ने कहा है लैग फेज, लैग का मतलब प्रिपरेशन, अभी वो तैयारी कर रहा है, लैग मतलब पीछे रह जाना ना, अभी ग्रोथ में
पीछे रह रहा है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में अडेप्ट कर रहे हैं। अब ले जाके वहां रखा है, वहां का सीजन कैसा है, खाना कैसा है, अभी अडेप्ट कर रहा है। एक बार अच्छे से अडेप्ट कर गया तब उसके अंदर में जाएगा लॉग फेज। ना इसी को बी कहेंगे। बी मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। अब वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, 2 4 8 16 32 64 बढ़ते जा रहे ना, 128 256 512 जितने आ रहे बच्चे नंबर। लेकिन कब तक? लेकिन वहां बच्चे से बड़ा टेंशन है, कब तक ये ग्रोथ करेगा? ग्रोथ करेगा करेगा करेगा। और मान लो यहाँ नंबर कितने हो गए? यहाँ 100 नंबर, 200 300 400 500 600 700 800 900। जैसे ही 900 नंबर हो गए, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? कैरिंग कैपेसिटी मैंने चलो लिख देता है 1000 है। तो जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी को टच किया, अब ग्रोथ नहीं होगा, रुक गया ग्रोथ। क्योंकि वहां 1000 चूहे के रहने के लिए ही जगह था, 1000 चूहे के लिए खाना था, 1000 चूहे को सपोर्ट कर सकते थे। तो जैसे ही 1000 हुआ, वहां पर क्या हो गया भाई? रुक गया। हाँ, ग्रोथ टाइम निकल रहा है बच्चा, टाइम जा रहा है, लेकिन ग्रोथ फर्दर नहीं हो रही, रुक गया 1000 का 1000 नंबर में। तो इसी को उसने कह दिया स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। तो उन्होंने इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले वहां अपने आप को अडेप्ट किया, लैग फेज, फिर वो तेजी से डिवाइड किया, लॉग फेज, फिर वहां पे जाके उसका ग्रोथ रुक गया, स्टेशनरी फेज। इसी को उन्होंने रेट दे दिया, dn/dt। ये क्या होता है? रेट, नंबर पर यूनिट टाइम। एन का मतलब नंबर, टी का मतलब टाइम। तो टाइम के अनुसार कितना ग्रोथ हुआ, dn/dt ग्रोथ। हाँ, तो यहां पर क्या दिया उन्होंने? rn k माइनस n बाई के। देखना, समझना भी ध्यान से, k माइनस n बाई के, यही है ना? तो सर ये k माइनस n बाई के क्या है सर? ये बता। ये बेटा इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। हाँ, कि इन्वायरमेंट रेजिस्ट कर रहा है, चूहा ग्रोथ करना चाहता है, लेकिन वहां का इन्वायरमेंट है उसको रोक रहा है कि भाई इतना तेजी से ग्रोथ नहीं करना। हाँ, तो ये जो इन्वायरमेंट उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, इसी को k माइनस n बाई के कहते हैं। ठीक है? अब देखो, इसी को तुम ऐसे कर दो, आर एन के बाई के लिख सकते हो तुम, k बाई के माइनस n बाई के लिख सकते हो। इस पूरे फार्मूला को ऐसे लिखा जा सकता है, सेम। तो अब मुझे बताओ, इसी को हम लिख सकते हैं ना, आर एन के बाई के मतलब 1 माइनस n बाई के। मान लो, सोचो ध्यान से, मान लो वहां कैपेसिटी थी 1000 चूहे रहने की, कैरिंग कैपेसिटी के कितना है? 1000। के कितना है भाई? 1000। अभी चूहे कितने, नंबर कितना है भाई? n कितना है? n है 20। बहुत नंबर है, ठीक है? तो अब देखो, यहां पास n नंबर रख दो 20, के कितना है? 1000, 20/1000, बहुत कम नंबर आएगा। तो 1 माइनस थोड़ा सा निगलेक्ट कर दो, तो ओवरऑल ग्रोथ क्या हो जाएगा? dn/dt देख लो, n कितना है? 20, के कितना है? 1000। तो 20/1000 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, तो उसको निगलेक्ट कर दो, तो 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, 0 मान लो, निगलेक्ट कर दो। तो यहाँ पर ग्रोथ क्या हो गया? dn/dt क्या हो गया? rn, यानी वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। लेकिन जब नंबर हो जाएंगे 1000 और कैरिंग कैपेसिटी 1000, बताओ फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या था तुम्हारा? फार्मूला बताओ। फार्मूला था तुम्हारा dn/dt इक्वल टू rn 1 माइनस क्या था? n बाई के। नंबर कितना है? 1000, कैरिंग कैपेसिटी 1000, तो 1000/1000 कितने हो जाएंगे? बोलो, 1000/1000 1 हो जाएंगे। तो rn 1 माइनस 1 कितना हो जाता है भाई? 0। यानी कि पूरा का पूरा dn/dt क्या हो गया? 0 हो गए। यानी ग्रोथ कितना हो गया लड्डू? 0 हो गए। ग्रोथ 0 हो गया, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी आ गई, यानी यहां पर पहुंच गए। ये कहानी यहां की पूछ रही, आ गई बात समझ में? तो बस यही तो है। तो मैंने इसका एक अच्छा सा वीडियो बनाया। सर आर क्या है? डेथ रेट पर कैपिटा करके कुछ था, बी माइनस डी क्या है? इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, मैंने बहुत अच्छा से एक वीडियो बनाया। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बच्चे इस ग्राफ पे केवल काम करते हैं, और कहीं नहीं, बाकी इजी है। इस ग्राफ को अच्छे से कर लीजिएगा, रेगुलेटर कन्फॉर्मर वाला थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, इस चैप्टर में दिक्कत नहीं। तो इसका आप लोग एक वीडियो जरूर देखिएगा, किसमें? केवल ग्राफ वाले में। तो चलो, इस चैप्टर में दिक्कत नहीं है, ग्राफ वाला यहां से कर लेंगे। बायोटेक में है बच्चा, क्लोनिंग वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे। और बोलो बोलो बोलो, पहले मुझे पता तो चले कहाँ कहाँ दिक्कत है, तभी तो मैं कुछ
हाँ बोलो बोलो। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ठीक है, और बोलो बायोडाइवर्सिटी वाला, वो मैं पूरा कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। और बोलो, और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक, कौन वाला? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स वाला टॉपिक, जो 3 ट्रायंगल्स है ना, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग वाला, एक बार उसे समझा दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो इकोसिस्टम में होगा ना। अच्छा, ड्रग वाला टॉपिक अमित सर कराएंगे, जूलॉजी वाली सर। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, देखो मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझा रहा हूं, है क्या ये पहले जान लो। देखो मुझे मान लो कोरोना है, अगर तुम्हें कोरोना पहले पता चल जाए, बीमारी मुझे आज मेरे अंदर कोरोना वायरस आया, 10 दिन बाद या 5 दिनों के बाद मुझे तेज बुखार लगेगा, सर्दी होगी, खांसी होगा, गले में प्रॉब्लम होगा, बहुत तेज छींकूंगा ना, तब डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा, डॉक्टर मेरा चेक करेगा, बोलेगा आपको कोरोना है, तब तक मैं तो 100-200 आदमी को फैला चुका हूं। तो इसलिए डॉक्टर बोलता है कि आप पहले टेस्टिंग कराते रहो, रैंडम टेस्टिंग कराते रहे, जो भी बाहर से फॉरेन से कोई आता है उसका टेस्टिंग कर लेंगे एयरपोर्ट पे ही। तो हमें कैसे बीमारी देखो पता चलेगा, जब बीमारी फैल जाएगा, बढ़ जाएगा, तब तो पता चलेगा ना। अगर अर्ली स्टेज में हमें पता चल जाए तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर मुझे अर्ली स्टेज में 3 दिन 4 दिन, अभी तक लक्षण आया भी नहीं है, उससे पहले अगर मेरे अंदर पता चल जाए कोरोना वायरस है, तो मैं उस आदमी को अकेले बोल दूंगा भाई 10 दिन के लिए आइसोलेट हो जाओ, नहीं तो फैला दोगे तुम्हें। कैंसर किसी को हो रहा है, 3rd स्टेज 4th स्टेज में पता चल रहा है, तब तक तो बेचारा खत्म कहानी ना, तुम पता करके करोगे भी क्या। हाँ, अगर किसी को एड्स हो रहा है और बच्चा वो 1 साल 2 साल तक फैल चुका है, बहुत बाद में पता चला, हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि बीमारी को अगर हम पहले ही स्टेज में पता कर लें, क्योंकि यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट में तो बेटा बहुत लेट से आता है ना, मेरे अंदर वायरस आया, बैक्टीरिया है, इनमें तो टाइम लगेगा 10 दिन 15 दिन, उसके बाद में मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम होंगे, ब्लड टेस्ट में कुछ आएगा, यूरिन टेस्ट में आएगा, हीमोग्लोबिन में कुछ आएगा, तो बेटा टाइम लगेगा। तो क्यों ना हम पहले ही वो बीमारी को पता कर ले, तो हम बचाव तो जल्दी कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं डायग्नोसिस मतलब क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी बीमारी को पकड़ता है, बताता है कि तुम्हें कौन सी बीमारी हो सकती है, यही है ना डायग्नोसिस। बोलते हैं ना इस डॉक्टर का डायग्नोसिस अच्छा है, यानी कि वो बता सकता है कि तुम्हें कौन सी बीमारी है। तो हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर लेवल पे पहले पता कर देना है। मेरे अंदर में HIV वायरस आया, अगर हमें बहुत जल्दी ही उसे पता चल जाए, मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं आया, कोई बहुत बड़ा भी प्रॉब्लम स्टेट क्रिएट नहीं हुआ है, उसी से पहले अगर हम पता कर ले, सर कैसे पता कर लो, तो बताओ हम लोग कोरोना को बिना लक्षण आए पता कर सकते हैं, RT-PCR। क्या नाम है? RT-PCR, यही है ना। मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं आया, लेकिन RT-PCR में मैं पॉजिटिव आ गया, बोल देगा अरे तुम्हें तो कोरोना पॉजिटिव है, अब वो घर से बाहर नहीं निकलना है। तो आपको बीमारी को बहुत पहले ही स्टेज में पता कर ले तो इलाज करने में आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करते हैं, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो उसके अंदर में आएगा 2-3 वर्ड्स आएंगे, एक आएगा एलाइजा मेथड है, एलाइजा मेथड है। एलाइजा में आपको डिटेलिंग नहीं करनी, एलाइजा का फुल फॉर्म याद हुआ, खत्म कहानी। एलाइजा का फुल फॉर्म याद हो गए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या होता है तुम्हें डिटेलिंग नहीं कर, बस सिंपल मैं एक लाइन में बता रहा हूं। अगर मेरे अंदर कोरोना नाम का वायरस आया होगा तो उससे लड़ने के लिए मेरे अंदर एंटीबॉडी बनी होगी। लॉजिकल बताओ, मेरे अंदर में कोई वायरस आया तो उससे लड़ने के लिए मेरे अंदर एंटीबॉडी बनेगा या नहीं बनेगा? बनेंगे। अगर हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर ले, हर वायरस का अलग एंटीबॉडी बनता है, तो मेरे अंदर में कोरोना वायरस का आया तो कोरोना का एंटीबॉडी बनेगा, कोल्ड वायरस का आया कोल्ड का बनेगा, पोलियो वायरस का आएगा पोलियो का एंटीबॉडी बनेगा। तो अगर मेरे तुम्हारे ब्लड से कोरोना वायरस के अगेंस्ट वाला एंटीबॉडी अगर हम पता कर ले, तो क्या हमें ये नहीं पता चलेगा अरे तुम्हें यार कोरोना पॉजिटिव है, तुम्हारे अंदर कोरोना नाम का वायरस है, तभी तो तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस का एंटीबॉडी बना। तो हम पता कर सकते हैं किस बेसिस पे, एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजेन उस वायरस को कहा गया, जो वायरस हमारे अंदर गया उसे उन्होंने एंटीजेन के नाम से कहा, और उसके अगेंस्ट में क्या बनाया तुमने, एंटीबॉडी। तो बस आपको एग्जाम पेपर में इतना ही लिख के आओगे
इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे खत्म कहानी, अब नहीं करना है, ठीक है, हो गया। इसी तरह से कुछ एनसीईआरटी में दे रखे प्रोब मेथड, हाँ कुछ हम लोग ब्लॉटिंग करेंगे, जब आपने बायोटेक वाला जब आपने फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा होगा तो वहां पर बच्चे कुछ ब्लॉटिंग टेक्निक आए होंगे, ब्लॉटिंग करके हम पता कर सकते हैं कि मेरे अंदर में जीन जो है, मान लो ये इंसुलिन जीन है, ये इंसुलिन जीन है, तो ये इंसुलिन जीन खराब है या अच्छा है, मैं कैसे पता चलेगा? मुझे पता करना है ये इंसुलिन जीन नॉर्मल है या खराब है यानी म्यूटेटेड है, कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास प्रोब मेथड है, हम इस प्रोब मेथड से पता कर सकते हैं ना। तो जनरली क्या होता है, जिसे कैंसर होता है उसके जीन्स खराब हो जाते हैं, उसके जीन में म्यूटेशन हो जाता है, हम कैसे पता करेंगे? तुम डॉक्टर हो, तुम्हें लगा कि कुछ ट्यूमर है, तो तुम्हें पता करना यार रियल में ट्यूमर उमर है क्या, म्यूटेशन हुआ है क्या, कैसे पता करोगे? तो आप क्या करोगे भाई, इस टेक्निक को प्रोब मेथड को यूज कर दो, पता चल जाएगा। तो प्रोब में होता क्या है, कुछ नहीं करना है बच्चा, ऑलिगो नहीं, एनसीईआरटी ने लिखा ऑलिगो, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी 15 से 20, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए हो सकते हैं। एनसीईआरटी का क्या लाइन है, आइदर आरएनए और डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड होना जरूरी, ठीक है, डाल दिया। उसके अंदर में रेडियो लेबल्ड सब्सटेंस डाल दें, यानी उसके अंदर में ऐसे एलिमेंट डाल देंगे जो बेटा रेडियो एक्टिव है, कार्बन 14 डाल दीजिए, फास्फोरस 32 डाल दीजिए, रेडियो लेबल्ड होने चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड होने चाहिए, हो सकता है आरएनए या डीएनए हो, और उसको हम लोग ब्लॉट पे डाल देंगे। अगर वो हाइब्रिडाइज हुआ, जुड़ गए, तो जैसे कि मेरे अंदर में मान लो कि ये है डीएनए, और डीएनए में सीक्वेंस है AGTACG, मान लो बच्चा, मान लो किस डायरेक्शन में 5 to 3। हम जो प्रोब बनाए रहे ना, ये येलो वाला प्रोब, प्रोब क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, 3' to 5' बनाए, ए का टी है, जी का सी, टी का ए का टी, सी का जी, जी का सी। ये बच्चा ये जो येलो वाला है ना, ये प्रोब है। तो अगर तुम्हारे अंदर जीन ठीक है तो जाके प्रोब उससे अटैच हो जाएगा और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे ना, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन आपका अगर म्यूटेशन हो चुके, अगर तुम्हारे अंदर म्यूटेशन हो गई, ये खराब हो गई, ये है ही नहीं, गायब हो गया ये पार्ट, वो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड खराब हो चुका है, तो तुमने जो प्रोब डाला है क्या उससे जाके हाइब्रिडाइजेशन होगा? नहीं होंगे। तो पता चल जाएगा भाई ना, पता चल जाएगा कि भाई निगेटिव रिजल्ट है, जाके जुड़ा ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं। क्यों? हमने प्रोब डाला, प्रोब से जाके जुड़ा ही नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, हम पता कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है, एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर बच्चा पीसीआर टेक्निक है, पीसीआर से भी हम बीमारी को पता कर सकते हैं। तो यही है बीमारी को अर्ली स्टेज में पता करना, इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अगर कैंसर है पहले पता चल जाए, हमें कोई भी बीमारी, मलेरिया है, कोई भी बीमारी, अगर हमें पहले पता चल जाए, डॉक्टर आजकल कैसे पता चलता है, यूरिन टेस्ट कीजिए, एमआरआई कीजिए, तो ये कीजिए वो कीजिए, तब तो भाई टाइम निकल जाता है। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, आप थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा पहले आना था तो हम कर लेते भाई। लेकिन हम पहले पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बायोटेक के कुछ टेक्निक्स हमारे पास है, प्रोब मेथड है, ब्लॉटिंग मेथड है, पीसीआर मेथड है, हमारे पास कई सारे टेक्निक है, एलाइजा मेथड है, हमारे पास टेक्निक है, हम पता कर सकते हैं कि हमें, मेरे अंदर HIV वायरस है। अगर पता चल गया तो मेरा इलाज तो पहले हो जाएगा ना। ठीक है, चलो और बोलो। हाँ आर्टिफिशियल बनाएंगे बच्चा, आर्टिफिशियल बनाएंगे। हाँ गुरप्रीत कौर एकदम करेक्ट सर, तो प्रोब आर्टिफिशियल बनाएंगे, अगर वो जुड़ा तो डिजीज ही नहीं, जुड़ा तो डिजीज नहीं। हाँ एकदम करेक्ट, करेक्ट, इसने सही बोला है। चलो ठीक है। व्हाट इज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग? नहीं पढ़ना है बच्चे, देखो मैं बता रहा हूँ। जेल, एक मिनट ध्यान से सुनना, ये बच्चा जेल है, ठीक है। जेल पे अगर डीएनए, और डीएनए को हमें नायलॉन पेपर पे लाना है, जैसे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन पेपर कह सकते हैं। तो यहां पर डीएनए ऐसे जोड़ दो, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, इस पेपर पे पॉजिटिव चार्ज जोड़ दिया, करंट दो, इलेक्ट्रिसिटी, तो निगेटिव से निकल करके पॉजिटिव पे तरफ आ गया। तो डीएनए अगर यहां से निकल करके पेपर पे आ गया तो उसे कहेंगे हम लोग, कौन सा ब्लॉट कहेंगे? सॉदर्न ब्लॉट। अगर आरएनए है, आरएनए को पेपर पे ट्रांसफर किया तो इसे कहेंगे नॉर्दर्न ब्लॉट। अगर ये प्रोटीन है तो इसे कहेंगे वेस्टर्न ब्लॉट। आ गई। अगर डीएनए का ट्रांसफर किया पेपर के ऊपर तो सॉदर्न ब्लॉट, आरएनए का किया तो नॉर्दर्न ब्लॉट, और अगर तुमने प्रोटीन का किया तो इट इज अ वेस्टर्न ब्लॉट। बस यही तो पढ़ना है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है बच्चा, ये तुम्हें नहीं जानना है, बस ये जानना है कि इस सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम लोग ठीक कर सकते हैं बायोटिक की हेल्प से। देखो बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे अंदर कोई एंजाइम्स नहीं बने,
एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देखो ध्यान से, तुम्हारे अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया आया उसी को एंटीजन कहते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, एनीवन फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बाहरी चीज हमारे बॉडी ब्लड में आ गया, हाँ, तो ये बेटा एंटीजन, ठीक है। मेनली यानी बैक्टीरिया पैथोजेंस को बोलते हैं, जो पैथोजेंस है उनको हम लोग कहते हैं ये एंटीजन। तो एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनेगा, तो एंटीजन ये उसे लड़ने वाला एंटीबॉडी बना, दोनों में जो इंटरेक्शन हो रहा है इसी को तो कहा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। कोरोना वायरस एंटीजन है, उसके खिलाफ क्या बना, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जाएगा एंटीजन को खराब करेगा, उसको मारेगा, डिग्रेड करेगा, तोड़ेगा, तो यही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो हम एलाइजा में एंटीबॉडी ही डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी है यानी कि एंटीजन होगा तभी तो एंटीबॉडी है, ठीक है। टूल्स ऑफ डीएनए टेक्निक, हम बच्चा जो बायोटेक कर रहे हैं उनमें क्या क्या हम लोग यूज करेंगे। किसी टेलर के पास जाओ और उसे बोले कपड़ा सीना है, एक ड्रेस तैयार करना है, हाँ स्कूल ड्रेस बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या उसे टूल्स चाहिए, कैंची चाहिए जोड़ने के लिए, हाँ मशीन चाहिए, फिर क्या चाहिए भाई, थ्रेड चाहिए, धागा चाहिए, हाँ मार्क करना है, अलग अलग शेप देना है। तो जो चीज चाहिए बच्चा, इसी तरह से हमें बायोटेक परफॉर्म करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सर हमें एंजाइम चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, हमें डीएनए लाइगेज चाहिए, हमें सर वेक्टर चाहिए जो ले करके जाएगा और जिसके अंदर तुम डालोगे उसे होस्ट सेल कहेंगे। तो जो चीज तुम्हें चाहिए उसी को हम लोग टूल्स कहेंगे। तो टूल्स में मेनली एंजाइम्स आएंगे, टूल्स के अंदर मेनली वेक्टर्स आएंगे, और जिसके अंदर डालोगे वो क्या कहलाएगा, होस्ट सेल कहलाएगा। यही तीन चीज तो है। बीटी कॉटन समझो, तुमने पढ़ा होगा कि कुछ बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, शॉर्ट में बता देता हूँ 2 मिनट। बैसिलस थुरिनजेनेसिस के अंदर में बच्चा कुछ जीन्स है, उसके डीएनए को ही तो जीन्स कहते हैं, डीएनए के पार्ट को जीन्स कहते हैं। CRY जीन, क्राई जीन, ये क्राई जीन क्या करता है, कुछ टॉक्सिन बनाता है, जो टॉक्सिन यानी जहर बनाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे बच्चा, इनएक्टिव फॉर्म में। एक बैक्टीरिया है, सिंपल फॉर्म में तुम्हें समझा देता हूं कि ये देखिए एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए, ये दिस इज द डीएनए, और डीएनए का ये सेगमेंट है जिसका नाम है क्राइजीन, CRY क्राइजीन, ठीक है। तो डीएनए से क्या बनते हैं, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो इसने एक प्रोटीन बनाया, ये अभी बच्चा इनएक्टिव है, ठीक है। इसलिए इनएक्टिव है, इसलिए बैक्टीरिया को नुकसान नहीं हो रहा है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ये जो टॉक्सिन है अभी प्रोटोटॉक्सिन है, जैसे होता है पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव होता है, जैसे ही HCl आता है तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव हो जाता है। जैसे पढ़ा तुमने ट्रिप्सिनोजेन, वो इनएक्टिव है, जैसे ही वहां का पीएच चेंज हुआ तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अभी कैसा है, इनएक्टिव है। डन, समझ में आ गया। अब ये अगर कोई, ठीक है, ये किसी तरह से ये इनएक्टिव जो टॉक्सिन है कोई इंसेक्ट्स अगर खा ले, तो इंसेक्ट्स के ये गट में यानी इंटेस्टाइन में चला, और इंटेस्टाइन के अंदर में ये क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन जो है, ये इंटेस्टाइन का सेल है, देख लीजिए ये इंटेस्टाइन है, उसके सेल है, वहां पर रिसेप्टर लगा, इसी रिसेप्टर से ये टॉक्सिन बाइंड कर जाएगा, और बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देगा। इंटेस्टाइन के जो सेल है उनके अंदर पोर क्रिएट कर देगा, छेद बना देगा छोटा, ठीक है। छेद बना देंगे तो अंदर का सारा फ्लूइड बाहर आ जाएंगे, सारे फ्लूइड बाहर आ जाएंगे। जब सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा, इंटेस्टाइन के सेल मरने लगेंगे। तो एक्चुअली में सेल सारा अगर मर गया, इंटेस्टाइन ही डैमेज हो गया, तो भाई इंसेक्ट्स ही मर जाएगा। लेकिन वो तो इनएक्टिव था सर, हाँ, लेकिन यहाँ इंसेक्ट्स के गट में ऐसा अल्कलाइन पीएच है, एक खासकर अल्कलाइन पीएच है, जिसके जगह पे वो इनएक्टिव फॉर्म से किसमें कन्वर्ट होता है, एक्टिव में। तो इंसेक्ट्स ने खाया, इनएक्टिव फॉर्म में ले लिया, उसके गट्स में गए, वहां का पीएच पे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब वो इंटेस्टाइन के सेल के ऊपर बैठ गए, उसके अंदर छोटे छोटे गैप्स, पोर्स बना दिए, अंदर का सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया, सेल सिकुड़ गया, हाँ, और अल्टीमेटली इंटेस्टाइन के सेल मरने लगे। इंटेस्टाइन ही मर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंसेक्ट्स का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को साइंटिस्ट ने क्या किया, इस क्राइजीन को बाहर में आइसोलेट किया, बाहर में निकाला, और इसी को उन्होंने बीटी कॉटन नाम के प्लांट में डाल दिया।
एक्चुअली में कॉटन प्लांट था, बीटी क्यों नाम रखा? बैसिलस thuringiensis के नाम पे, बैक्टीरिया के नाम पे रख दिया गया। अब जो आपने कॉटन प्लांट बनाया, ये देखिए कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट है, उसके हर सेल के अंदर में कौन आ गया? वो जीन आ गया। कौन सा? क्राइजीन आ गया। सबके अंदर क्राइजीन थे, सबने बनाया इनएक्टिव टॉक्सिन। जैसे ही यहाँ इंसेक्ट्स आएगा, जैसे ही यहाँ इंसेक्ट्स आया, बैठा, खाया, जैसे ही खाएगा इनएक्टिव टॉक्सिन उसके गट में जाएंगे, एक्टिवेट होगा, उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देगा, सारे फ्लूइड बाहर आ जाएंगे। हाँ, यानी लाइसिस हो गया, टूट गए, जिससे इंसेक्ट्स का डेथ हो जाएगा। यही तो बनाया गया, यही तो है बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट, सिंपल भाषा। तो इसी तरह से हमने कई सारे बनाए प्लांट, बीटी कॉर्न, बीटी मेज, बीटी वीट, बीटी राइस, कई सारे बनाए। लेकिन हम बच्चा बीटी ब्रिंजल भी बनाया था, लेकिन इंडिया में बैन कर दिया गया। क्यों? समझ में आया? अरे कॉटन हम थोड़ी ना खाते, कॉटन कौन खाएगा? इंसेक्ट्स खाएंगे, इंसेक्ट्स मर जाएंगे। सर हम खा गए तो, इसलिए बीटी ब्रिंजल में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, तो हम खाएंगे ना। बीटी राइस हम खाएंगे, बीटी मेज हम खाएंगे, बीटी वीट हम खाएंगे, बीटी टोमेटो हम खाएंगे। सर हमारे अंदर भी प्रॉब्लम हो गया तो दो रीजन। एक तो रीजन हमारे अंदर वो रिसेप्टर नहीं है जिससे टॉक्सिन जाके बाइंड हो सके। टॉक्सिन जाके हमारे अंदर में इंटेस्टाइन से क्यों बाइंड होता था? क्योंकि उस पर रिसेप्टर थे। कोरोना वायरस हमसे क्यों बाइंड होता है? क्योंकि रिसेप्टर है। तो एक तो कहा जाता है हमारे अंदर वो रिसेप्टर, दूसरा हमारे अंदर वो एल्कलाइन पीएच नहीं, वो पार्टिकुलर पीएच नहीं की एक्टिवेट हो सके, इसलिए हमारे अंदर वो काम नहीं करता। फिर भी सेफ्टी इशू के लेकर, सेफ्टी के लेकर के ध्यान में रखते हुए इंडिया ने बीटी ब्रिंजल को बैन कर दिया है। तो कोई भी बीटी ब्रिंजल आए, टोमेटो आए, पोटैटो आए तो बच्चा बैन। तो वर्ल्ड वाइड कौन सा चल रहा है? बीटी कॉटन चल रहा है। हाँ, इसी तरह से और भी बहुत सारे बनाएंगे। चलो और बोलो। हाँ, पैरासिटिज्म में को इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? देखो ध्यान से, तुम्हारे अंदर कोई पैरासाइट आ गया, तुम उसे बचना चाहोगे या तुम उसको और बच्चा बोलोगे और रहिए, आप तो हमारे लिए अतिथि हैं, आपको और अच्छा खाना देंगे। सोचो तुम्हारे अंदर में कोई पैरासाइट आ जाए तो तुम उसका स्वागत करोगे या डंडा लेके मारोगे? सर डंडा लेके मारेंगे। गुरप्रीत यही ना तुम्हारा क्वेश्चन? सर पैरासिटिज्म में कोई इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? समझो, तुम्हारे अंदर में कोई भी पैरासाइट आएगा तो तुम उसका स्वागत नहीं करोगे, उसको मारोगे डंडा से, मतलब अपने अंदर डिफेंस सिस्टम बनाओगे और किसी तरह से तुम मारने की कोशिश करोगे। तो सोचो अगर पैरासाइट मर गया तो उसका लाइफ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने क्या किया? हमारा बॉडी हम पे अटैक किया, हमारा बॉडी अपने आप को मॉडिफाई कर, हमारा बॉडी ठीक है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब पैरासाइट भी अपने आप को बचाव करने की कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहा है, तो दोनों में इवोल्यूशन हो रहे हैं। जैसे कि एनसीईआरटी ने ब्रूट पैरासिटिज्म वाला बताया होगा, कोयल और क्रो का बहुत अच्छा से एग्जांपल देके समझाया होगा कि जो कोयल होती है वो अपने अंडे अपने नेस्ट में नहीं डालती, कोयल अपने अंडे अपने नेस्ट में नहीं डालती, वो किसके नेस्ट में डालती है? क्रो के, कौवे के। तो कौवा को लगा, कौवे के नेस्ट में 5 अंडे थे, 2 किसने डाल दिए? किसने डाले? कोयल ने डाल दी। ठीक है, तो अब टोटल हो गए कितने का अंडे? 7 हो गए। चलो भाई मैथ्स खराब था उसका, कौवे का मैथ्स खराब था। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, सारे अंडे किसके अंडे थे? वो कोयल के अंडे थे, फिर भी उसने सारा प्रोटेक्शन दिया, उससे बच्चे हैचिंग भी कर गए, बाहर भी निकल गए। तो देखा, तो अब देखो अपना जो ये क्रो है अपने आप का बचाव करने की कोशिश करेगा, उसने अपने अंडे के साइज को, शेप को चेंज कर लिया कि भाई मैं बाहरी अंडे को पहचान कैसे सकूंगा, दोनों का अंडा व्हाइट कलर का है। तो एक ने क्या किया भाई, अपने कलर को चेंज कर दिया कि बेटा इस बार मेरा कलर कैसा है, मान लो ग्रीन है और तेरा व्हाइट कलर का है, मैं तो पहचान जाऊंगी कि मेरा अंडा कौन है और फॉरेन वाला कौन है। तो कक्कू जो है, कोयल है, अपने आप को बचाने के लिए क्या करे? कोई इवोल्यूशन, तुमने बदलाव किया तो हम भी बदलाव करें। तो अपने क्या किया, अपने भी कलर को वैसा ही कर दिया, तेरा ग्रीन तो मेरा भी ग्रीन, तेरा रेड तो मेरा भी रेड, तभी तो दोनों में सामंजस्य बना रहेगा। न तो भाई मेरे अंदर पैरासाइट आया, मैं अपने आप बचाव में इवोल्यूशन क्रिएट किया कि भैया कि मैं तुम्हें तो रहने नहीं दूंगा अपने बॉडी के अंदर में। तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हारे अंदर भी बदलाव आने चाहिए, तुम्हारे अंदर भी इवोल्यूशन होना चाहिए, पैरेलल इवोल्यूशन होना, वो इवोल्यूशन, सिंपल सा कहानी। ठीक है, आया समझ में? कोई इवोल्यूशन मतलब दोनों का इवोल्यूशन होगा तभी तो रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। चलो और बोलो।
सर जब रख दिया है अपने एग की नेस्ट में तो कौवे को पता नहीं चलता है या फिर कोयल ज्यादा चालाक होती है, वो उसके अंडे गिर देती है? अब तुम्हें बोल सकते हो कोयल ज्यादा चालाक है, वो बेचारा कॉन्टिमैस नहीं आता, उसने 5 अंडे दिए थे, लेकिन कुछ बुक्स में तो ये लिखा है क्या क्या, जो कौवे ने 5 अंडे दिए और 2 अंडे किसके आ गए, कोयल के आ गए, तो वो 2 अंडे पहले से फेंक देती है, पैर से बाहर निकाल देती है कि उसको काउंटिंग में कंफ्यूजन हो जाए। हाँ 5 थे, 2 बाहर फेंक दिया, अपने 2 अंडे डाल दिए, ये भी कुछ बुक में लिखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी। इल्यूशन क्या होता है, जो तुम्हारे जेल है, जेल पे डीएनए ना, ठीक है, जेल पे बचा डीएनए, उस डीएनए को जेल से काट करके निकालना है, जेल है, जेल से डीएनए को काट करके निकालना है बच्चे, इसी को इल्यूशन कहते हैं। मैंने बायोटेक का बहुत अच्छे से लेक्चर बनाया, पूरा रिवीजन कराया है मेरे। बायोपायरेसी देख, तुम लोग कभी जूता वूता खरीदो, एडिडास, नाइकी, बड़े बड़े ब्रांड के, हाँ सर, कितने में जूता मिलता है सर? 3000 में, 3000 में। किसका भाई? पूमा का, ठीक है, पूमा का 3000 में जूता तुमने खरीदा, उसके नीचे में फुटपाथ पे देखा है तुमने, पूना का मिलता है, मतलब एकदम सेम लोगो, सब कुछ सेम, थोड़ा सा नाम चेंज, पायरेटेड, डुप्लीकेट, 300 रुपए में, ठीक है, 300 रुपए में। हाँ तो देखा पायरेटेड माल, देखिए ये SRK, ठीक है, SRK, ये शाहरुख खान का लोगो है, मैंने उसका कॉपी कर लिया, चोरी कर लिया, देख ला। तो आजकल यही हो रहा है मार्केट, ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट्स बनाए, मैंने कोई वैक्सीन बनाया, मिलता जुलता सेम फार्मूला का वैक्सीन किसी और ने बनाया, मैंने इतना मेहनत किया, मेरे फार्मूला को चोरी करके थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसी को तो कहते हैं बायो पायरेसी। बायो मतलब पायरेटेड चीज ना, माल मेरा, नाम तुम्हारा। ये अमेरिका वाले करते हैं, बासमती राइस हमारा है, उन्होंने पायरेसी करके रख ली, वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते फार्मूला वगैरह में और अपने नाम का पेटेंट करा लेते, मतलब डायरेक्टली नहीं करते। कोई चीज हमने ढूंढा, नीम, हाँ ये सब कितने, तुलसी, ये सब कितने इंडिया में हजारों साल से, इसी में लिखा है कि पुराने जमाने से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, 2 लाख तरह की वैरायटी राइस के हमारे पास है, लेकिन ये सब पेटेंटिंग किसने करा लिया, चोरी किसने कर ली? तो वहां के वो वैरायटी से क्या करते हैं, वहां के प्लांट लिया, इंडिया वाले प्लांट के साथ क्रॉस कर दिया, एकदम सेम फार्मूला रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज हुए, और बोलते हैं हमने हाइब्रिड कुछ नया तरह का बासमती राइस बनाया है, हमारे नाम का पेटेंट कर दो। अरे माल मेरा है, तुमने चोरी की, इसी को तो बाई पायरेसी कहेंगे। चलो और बोलो। बोलो और किसी को। तो हम लोग अगले क्लास में क्या करने वाले, एक बार बायोटेक का रिवीजन कर लें क्या, फिर हम लोग इकोलॉजी में एक दिन बायोटेक का कर लेंगे, लेकिन आज मैं लिंक दे दूंगा, आप उससे कर लेना, ठीक है। एनीवन और किसी को? तो हम लोग एक दिन करेंगे बायोटेक का, एक दिन चलो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन करा दूंगा, एक दिन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी तुम बोल रहे हो, जहां पे तुम्हें दिक्कत है, ठीक है, वो करा दूंगा। इसके अलावा कोई और होगा तो मुझसे बोल देना। सर एक बार ड्रग्स भी करवा देना। कौन सा ड्रग्स वाला? वो अमित सर करेंगे, वो जूलॉजी का पार्ट, मुझे भी नहीं आता, मैंने कभी नहीं पढ़ा ना, वो मैंने डिजीज में है ना, तो अमित सर करा देंगे, मैं करा दूंगा बायोटेक का दोनों। जहां पर कहीं पर डाउट है ना, अभी तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, जैसे अभी छोटे छोटे पॉपुलेशन है, स्पीसीज में डिफरेंस, ठीक है, तो बच्चा पॉपुलेशन ध्यान से देखो, देखो कांस्टेंट क्या होता है? एक मिनट, कांस्टेंट्स वर्ड ये कहां पास पढ़ा तुमने, बायोटेक में पढ़ा, कहां पास पढ़ा है? वो पूरा लाइन मुझे उठा करके देना, ये इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। देखो अब पॉपुलेशन स्पीसीज कुछ नहीं बचा, रैट, रैट का एक आर है, R1 है, रैट एक इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल हो गया। अब उसी स्पीसीज के कई सारे इंडिविजुअल, R1, R2, R3, R4, यानी कि एक पार्टिकुलर जगह पे 4 चूहे हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, तो ये रैट का पॉपुलेशन हो गया। और दुनिया में जितने रैट है वो तो स्पीसीज हो गए ना, स्पीसीज में तो सब, रैट एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज के उस एरिया में मेंबर, इट इज अ पॉपुलेशन। बोलते हैं ना इंडिया का पॉपुलेशन 2021 में इतना है, तो जब भी पॉपुलेशन वर्ड यूज कीजिए तो उसके लिए आपको टाइमिंग मेंशन करना है, ईयर, और प्लस मेंशन क्या करना है भाई, उस एरिया, एरिया जरूरी है ना, मैंने बोला
पॉपुलेशन 1 करोड़ है, किसका है भाई बताना जरूरी है। तो पॉपुलेशन में 2 चीज। चलो इसके अलावा जो भी डाउट होगा आप पूछते जाना, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप है ही आपका, आप कांस्टेंट जो भी तुमने पूछा ना उस पूरा लाइन का मीनिंग मुझे भेज देना। ये तो इंग्लिश का वर्ड है ना, सर तो वो ग्रुप पे मैं भेजूं? explain- हाँ ग्रुप में भेज देना, या मुझे, मेरा नंबर सबके पास तो होगा ही, मेरा नहीं सर। नंबर 9968894791 डायरेक्टली मुझे भेज देना। मुझे जब भी ये कि तुम जब भेजोगे तो जरूरी नहीं मैं उसी टाइम आंसर दे दूं, शाम में मैं फ्री हो जाता हूँ लेकिन सबका आंसर दूं। एक बार मैं देख लूंगा, शाम में सबका आंसर दे दूंगा, लेकिन एक बार आप भेज देना, क्योंकि सुबह में मैं थोड़ा सा बिजी ओके रहूंगा, सर। शाम में मैं सबका आंसर दे दूंगा ऑडियो में। चलो ठीक है।